हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लाई हूँ हिस्ट्री का 4th सेमेस्टर का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि 18वीं सदी की भारत की आर्थिक दशा के बारे में बताइए, तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि 18वीं सदी की राजनीतिक दशा के बारे में निबंध लिखिए। 18वीं सदी की राजनीति में मुख्यतः 3 प्रवृत्तियाँ देखने को मिलती हैं। कितनी? 3 प्रवृत्तियाँ देखने को मिलती हैं इसमें। पहली, इस समय मुगल साम्राज्य अपने पतन और विघटन की ओर अग्रसर था, मतलब पतन और विघटन उसका शुरू हो रहा था। पहला प्रवृत्ति ये थी। दूसरी प्रवृत्ति यह है कि मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही अनेक स्वतंत्र भारतीय उत्तराधिकारी राज्यों की स्थापना भी हो रही थी। जो बहुत सारे जो स्वतंत्र भारतीय उत्तराधिकारी राज्य हैं उनकी भी स्थापना साथ साथ हो रही थी। और तीसरी प्रवृत्ति है कि अंग्रेज़ों द्वारा भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया जा रहा था तथा भारत में उपनिवेशवाद की स्थापना भी हो रही थी। तीसरी पॉइंट ये थी, जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात अयोग्य उत्तराधिकारियों, आर्थिक कठिनाइयों, दरबारी षड्यंत्रों और स्वतंत्र राज्यों की स्थापना से मुगल साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया तथा मुगल सत्ता केवल दिल्ली तक ही सीमित रह गई थी। 1707 में औरंगजेब की जब मृत्यु हुई थी उस टाइम पे अयोग्य उत्तराधिकारियों, आर्थिक कठिनाइयों की वजह से और दरबारी षड्यंत्रों की वजह से और जो स्वतंत्र राज्यों की जो स्थापना हो रही थी उसकी वजह से मुगल साम्राज्य का पतन आरंभ शुरू हो गया था मतलब। और मुगल सत्ता केवल दिल्ली तक ही रह गई थी, दिल्ली तक ही सीमित रह गई थी। साथ ही मराठों ने भी मुगल राजनीति में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था। जो मराठे थे, मराठों ने भी मुगल राजनीति में हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया था उस टाइम पे। 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध मराठों और मुगलों के बीच लड़ा गया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। मराठों की हार से ये सिद्ध हो गया कि वह मुगलों का स्थान नहीं ले सकते हैं। इस युद्ध का लाभ अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज़ों को ही मिला। उन्होंने बंगाल पर अपना अधिकार जमाकर दूसरे भारतीय राज्यों पर भी अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया था। उन्होंने जो अंग्रेज़ थे उन्होंने बंगाल पर भी अपना अधिकार जमाया और साथ ही साथ दूसरे भारतीय राज्यों पर भी अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया था। मुगलों का पतन शुरू होते ही मुगलों द्वारा नियुक्ति प्रशासनिक अधिकारियों ने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना शुरू कर दी थी। जो मुगलों द्वारा जो प्रशासनिक नियुक्ति की गई थी, अधिकारियों को नियुक्त किया गया था, तो उन्होंने भी स्वतंत्र राज्यों की स्थापना शुरू कर दी थी। इस क्रम में बंगाल, अवध और हैदराबाद प्रमुख थे। ये 3 शहर थे जो इस क्रम में आए थे। बंगाल में मुर्शिद कुली खान ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर वहाँ का नवाब घोषित कर लिया था। बंगाल में मुर्शिद कुली खान थे जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था और वहाँ का नवाब भी घोषित किया गया था। 1757 में प्लासी का युद्ध भी हुआ था, जो सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच लड़ा गया था। इसके बाद बंगाल पर अंग्रेज़ों का प्रभाव भी बढ़ गया क्योंकि सिराजुद्दौला उस टाइम पे हार गया था। और 1764 में बक्सर के युद्ध में क्लाइव के नेतृत्व में मीर कासिम को हराकर अंग्रेज़ों ने भारत को उपनिवेश बनाने की शुरुआत कर दी। जो क्लाइव के नेतृत्व में मीर कासिम था, उनको हरा के अंग्रेज़ों ने भारत में उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया भारत को। अवध राज्य की स्थापना सादत खान ने की थी। अवध की स्थापना सादत खान ने की थी। बंगाल की स्थापना पहले किसने करी थी? मुर्शिद कुली खान ने, जो वहाँ का नवाब घोषित किया था बंगाल का। और अवध राज्य की स्थापना सादत खान ने की थी। 1764 में बक्सर की लड़ाई में अवध के नवाब ने बंगाल के मीर कासिम का साथ दिया, किंतु उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा। 1764 में जब बक्सर की लड़ाई हुई थी, अवध के नवाब कौन था? सादत खान। उन्होंने बंगाल के मीर कासिम का साथ दिया था, लेकिन उन्हें भी हार मिली इस लड़ाई में। 1765 में इलाहाबाद की संधि भी हुई थी, जिसमें अवध ने अंग्रेज़ी अधीनता स्वीकार कर ली। जो अवध था, अवध ने अंग्रेज़ी अधीनता स्वीकार कर लिया, अंग्रेज़ों की बात मान ली उन्होंने। आसफ जाह निज़ाम उल मुल्क ने हैदराबाद रियासत की स्थापना की थी। आसफ जाह निज़ाम उल मुल्क ने
इसने हैदराबाद रियासत की स्थापना की थी। हैदराबाद के निज़ामों ने मैसूर के खिलाफ अंग्रेज़ों की सहायता की थी। मैसूर के खिलाफ अंग्रेज़ों की इन्होंने सहायता की थी। इस तरह वे अंग्रेज़ों के मित्र भी बने रहे थे। 18वीं सदी के प्रारंभ में मुगल शासन के विरुद्ध अनेक किसान विद्रोह भी हुए थे। परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए अनेक वर्गों ने भी स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की थी। इन परिस्थितियां जो हुई थी यहाँ पे, उन परिस्थितियों का लाभ उठा के इन्होंने स्वतंत्र राज्यों की भी स्थापना कर दी थी। इनमें मराठा भी प्रमुख थे। मराठा शक्ति का 1713 से लेकर 1761 तक प्रथम 3 पेशवाओं के अधीन बहुत अधिक विस्तार हुआ। उस टाइम पे विस्तार हुआ था 1713 से लेकर 1761 तक, बहुत विस्तार हुआ था, बहुत ज़्यादा। ऐसा लगने लगा था कि जैसे मराठे जो थी वो मुगलों का स्थान ले लेंगे। लेकिन पानीपत का जब तृतीय युद्ध हुआ था तो उसमें उन्हें मिली पराजय के कारण मराठे प्रांतीय स्तर पर सीमित होकर रह गए। उन्हें हार मिली थी उस टाइम पे पानीपत के तृतीय युद्ध में। तो वो जो मराठे थे वो सारे प्रांतीय स्तर पर ही सीमित होकर रह गए। आंग्ल मराठा युद्धों के परिणाम स्वरूप मराठों का पतन ही हो गया था। उत्तराधिकारी राज्यों की स्थापना की प्रक्रिया में मैसूर राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण घटना थी। इसकी स्थापना हैदर अली ने की थी। मैसूर की स्थापना हैदर अली ने की थी। उसने और उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने मैसूर राज्य को शक्तिशाली बनाया था। इस तरह 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य के स्थान पर अनेक स्वतंत्र राज्य स्थापित हुए, किंतु इनमें परस्पर सहयोग की भावना का अभाव था। यह अपने राज्य विस्तार और राजनीतिक इच्छाओं की प्राप्ति के लिए आपस में ही लड़ते रहे, जिनका लाभ अंग्रेजों ने उठाया था। ये थे अपने राज्य के विस्तार करने में और राजनीतिक इच्छाओं की प्राप्ति के चक्कर में इन्होंने आपस में ही लड़ते गए एक दूसरे से, और जिसका लाभ अंग्रेज़ों को ही हुआ था सबसे ज़्यादा, जिसका फ़ायदा अंग्रेज़ों ने ही उठाया था। 18वीं सदी की राजनीति की प्रमुख प्रवृत्तियाँ थी अंग्रेज़ों द्वारा भारत में उपनिवेश की स्थापना करना अंग्रेज़ों का मोटिव था। ये प्रारंभ में तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मात्र अपने व्यापार को ही सुरक्षित रखना चाहती थी, किंतु व्यापारिक लाभ से प्रेरित होकर कंपनी ने भारतीय शासकों के राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। इसमें यह था कि जब उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई थी, उन्होंने सिर्फ अपने व्यापार को ही सुरक्षित रखना चाहा था, लेकिन व्यापारिक लाभ से जब उन्हें व्यापार में जब लाभ होना शुरू हुआ, उससे उन्होंने प्रेरित होकर कंपनी ने भारतीय शासकों के राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। जब प्लासी और बक्सर का युद्ध हुआ था उसके पश्चात तो अंग्रेज़ों ने अपने आप को राजनीतिक शक्ति ही घोषित कर लिया था। क्लाइव ने 1765 से 1772 के बीच वैध शासन प्रणाली को अपनाया। वैध शासन प्रणाली ये अपनाया था इन्होंने, क्लाइव ने। इसके अंतर्गत कंपनी ने भूमि कर एकत्रित करने का अधिकार अपने पास रखा और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ कार्य नवाबों के ऊपर छोड़ दिया। जब लॉर्ड वेलेस्ली भारत आया तब उसने अंग्रेजी उपनिवेश का विस्तार किया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उसकी नियुक्ति भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करने के लिए ही हुई थी। उसने सहायक संधि व्यवस्था अपनाकर अनेक भारतीय राज्यों पर कब्जा कर लिया था। सहायक संधि अपनाया था इन्होंने। ये व्यवस्था है सहायक संधि, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। सहायक संधि क्या है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस टॉपिक के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि सहायक संधि क्या है, और इससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आया हुआ है। उसने सहायक संधि व्यवस्था अपनाकर अनेक भारतीय राज्यों पर कब्जा कर लिया था। वारेन हेस्टिंग्स ने प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में न्याय व्यवस्था की तरफ खास ध्यान दिया था। जो वारेन हेस्टिंग्स है, उन्होंने प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में उन्होंने न्याय व्यवस्था पर ध्यान दिया था। उसने यूरोपीय तरीके की नौकरशाही का विकास भारत में किया। जो यूरोपीय तरीके को अपनाया था, उन यूरोप में जो नौकरशाही थी उसका विकास उन्होंने भारत में किया था। 1764 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। 1764 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त को लागू कर भूमिकर व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन किए। एक क्वेश्चन ये था कि सहायक संधि व्यवस्था से रिलेटेड एक क्वेश्चन था इम्पोर्टेंट, और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था शुरू की थी उससे रिलेटेड भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।
को लागू कर भूमिगत व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन किए थे। इस प्रकार 18वीं सदी में अंग्रेज़ों ने भारत को एक उपनिवेश में बदल दिया। जो 18वीं सदी था उस टाइम पे अंग्रेज़ों ने भारत को एक उपनिवेश में बदल दिया था 18वीं सदी में। उनका उद्देश्य अपने देश के हितों की रक्षा करना था, जो उनके जो देश थे उनके हितों की रक्षा करना था। उन्होंने कभी भी भारतीयों पर भी ध्यान नहीं दिया, उनकी समस्याएं नहीं देखी, कुछ नहीं देखा उनका, सिर्फ अपने देश के हितों की रक्षा की थी उन्होंने बस। इस तरह इस सदी में भारतीय राजनीति में अनेक परिवर्तन हुए। ये था पूरा आंसर, आप इसे लर्न कर लीजिएगा, बहुत इजी लैंग्वेज में है और मैंने समझा भी दिया है आपको, आप इसे लर्न कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।